हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में हम समास पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने तत्पुरुष समास और इसके भेद पढ़े थे, जिसमें हमने 6 भेद पढ़े हैं, जिसमें अव्ययी भाव समास आपका पहला समास था, तत्पुरुष समास आपका दूसरा समास है और इसके भी 6 भेद पढ़े थे, जिसमें कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, फिर संप्रदान, अधिकरण, अपादान और संबंध। तो ये 6 भेद हमने पढ़े थे। आइए आगे की समास को हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो समास के हम 2 भेद पढ़ चुके हैं। तो समास बच्चों क्या होता है? समास किसी भाषा में शब्दों को कम करने का काम करता है और इससे जो है भाषा संक्षिप्त रूप में लिखी जाती है। ठीक है। और तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक या समस्त पद कहते हैं। सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। जैसे धन संपन्न, समस्त पद का विग्रह धन से संपन्न। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है समास के आपको 6 भेद बताए थे, जिसमें हम 2 भेद पढ़ चुके हैं। पहला भेद आपका अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद गौण होता है और इसमें जो है अव्ययी भी होता है पहला पद। जैसे यथाशक्ति है तो इसमें अव्ययी का अर्थ होता है जिसमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन न आए, परिवर्तन न हो, जो बदलता नहीं है, जो हमेशा एक सा होता है। ठीक है। आप किसी वाक्य में कोई विग्रह शब्द है, कोई अव्यय शब्द है सॉरी, तो उस अव्यय को आप जो है लिंग वचन कारक काल के आधार पर नहीं बदल सकते हैं। अर्थात वो शब्द जिस वाक्य में है उस वाक्य के आप लिंग को बदल दें तो वो शब्द नहीं बदलेगा, उस वाक्य के आप वचन को बदल दें या कारक को बदल दें वो शब्द आपका कभी भी नहीं बदलेगा। तो इसे कहते हैं अव्यय। जैसे यहाँ पर यथाशक्ति है तो शक्ति के अनुसार। ठीक है। यथा समय, तो पहला पद यहाँ पर आपका क्या है? अव्यय है। यथा आपका अव्यय है, इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता है लिंग वचन कारक के आधार। ठीक है। और काल के आधार पर। प्रति क्षण, प्रति हमेशा, हर क्षण। यथा संभव, आजीवन, भरपेट, आजन्म, आमरण, प्रतिदिन, बेखबर। और इसमें कुछ आपके अपवाद भी हैं, जिसमें ऐसे समस्त पद जिनमें कोई शब्द अव्यय नहीं होता है परंतु समस्त पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, वहां भी अव्ययी भाव समास माना जाता है। जैसे घर घर, घर के बाद घर। दूसरा समास था आपका तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास जिसमें जो है पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर 6 कारकों के आधार पर यहाँ इस समास के भी 6 भेद किए गए हैं। जैसे आपका पहला कर्म तत्व। अब कारक के जो भेद हैं वो हमने आपको नोट में पढ़ाया था, कारक के भेद। तो कारक के 6 भेद थे। 8 भेद हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 6 भेद क्यों कहे? क्योंकि यहाँ संबोधन और जो आपका कर्ता है इनको छोड़ देते हैं। तो कारक के 8 भेद: कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या को अपादान से संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर और संबोधन है अरे ओ। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, और इससे पहले हमने क्लास 7th में भी आपको कारक पढ़ाए थे। तो कारक के विभक्ति चिन्हों को मैंने कहा था वहां पर आपको इनको आपने इनके विभक्ति चिन्हों को आपने याद करना है और आगे भी ये काम आएंगे, इसलिए आपको ये याद करने हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इसलिए सारे आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर कर्ता को नहीं हटाते हैं, कर्ता का चिन्ह नहीं आता है, साथ में संबोधन का चिन्ह भी नहीं आता है। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध, अधिकरण, इन सभी के विभक्ति चिन्हों का यहाँ पर लोप होता है और इसी के आधार पर इसके 6 भेद हुए हैं। किसके? तत्पुरुष समास के। पहला भेद है कर्म तत्पुरुष समास, कर्ता नहीं आएगा। इसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक है। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, पद प्राप्त, पद को प्राप्त, सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। जैसे यश प्रिय, यश को प्रिय, और शरणागत, शरण को गया हुआ। तो सब में जब भी हमने विग्रह किया, देखो जब भी हम क्या करते हैं समास करते हैं तो
जो आपके विभक्ति चिन्ह है उनका लोप होता है, लेकिन विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर पुनः वो चिन्ह आपको मिल जाते हैं। फिर दूसरा आपका करण तत्पुरुष समास, यहाँ से विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, जैसे भाव पूर्ण भाव से पूर्ण, बाणाहत बाण से आहत, इसी तरह से अन्य उदाहरण भी हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास तीसरा है, इसमें के लिए चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे गुरु दक्षिणा, तो विग्रह करने पर गुरु के लिए दक्षिणा, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, सब में के लिए चिन्ह का यहाँ पर क्या हो रहा है, पुनः आपको मिल रहा है जब आपने विग्रह किया। राह खर्च, राह के लिए खर्च, ठीक है। बालामृत, बालकों के लिए अमृत। इसी प्रकार से युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो ये आपका संप्रदान तत्पुरुष समास है। फिर नेक्स्ट है आपका अपादान तत्पुरुष समास, जहां पर से चिन्ह का लोप होता है, लेकिन देखो इससे पहले करण में भी से चिन्ह आया था, दोनों में फर्क है, दोनों में अंतर है। यहाँ जो से चिन्ह है ये अलग होने के लिए है, जैसे उदाहरण में देखिए, देश निकाला, देश से निकाला, देश से निकाला। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ठीक है। संबंध तत्पुरुष समास, का, की, के, रा, री, रे। विभक्ति चिन्ह का लोप यहाँ पर हो जाता है, जैसे गंगा जल, गंगा का जल। नगर सेठ, नगर का सेठ। राजमाता, राजा की माता। और जलधारा, जल की धारा। मतदाता, मत का दाता। और अंतिम है इसका अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें में और पर चिन्हों का लोप हो जाता है, जैसे जलमग्न, जल में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो अब यहाँ पर आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। चलिए, तो इस तरह से हमने तत्पुरुष समास के 6 भेद पढ़े हैं, जिनको आपने लिखा है। चलिए आगे, तो कर्म, जिसमें हमारा को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। दूसरा आपका करण तत्पुरुष समास, जिसमें से चिन्ह का लोप होता है। संप्रदान, जहां पर के लिए चिन्ह का लोप होता है। फिर अपादान में से जो पृथक या अलग के लिए चिन्ह का लोप होता है। और यहाँ देश निकाला, देश से निकाला, ठीक है। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। चलिए फिर है आपका संबंध तत्पुरुष समास, जिसमें का, की, के चिन्हों का लोप हो जाता है, और अधिकरण में और पर चिन्ह का लोप होता है। अब नेक्स्ट आप हेडिंग डालिएगा, कर्मधाराय समास। कर्मधाराय समास, कर्मधाराय समास में क्या कहा है, इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। अब जान लेते हैं विशेषण और विशेष्य क्या है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, इसमें विशेषण और विशेष्य। विशेषण क्या होता है, आप जानते हैं ना विशेषण क्या होता है। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। और विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जैसे हमने कहा आम मीठा है, आम मीठा है। आम मीठा है, तो यहाँ पर विशेषण आपका मीठा है, क्योंकि आम की विशेषता, और किसकी विशेषता बता रहे हैं, आम। तो आम आपका विशेष्य हो गया और विशेषण हो गया आपका क्या, मीठा, ठीक है। तो इसे उपमेय और उपमान का संबंध भी होता है।
उपमेय बच्चों क्या होता है? उपमेय होता है जिसकी हम समानता या तुलना करते हैं, और उपमान है जिससे हम तुलना या समानता करते हैं। जैसे हमने कहा मृग समान नैन, तो मृग समान, मृग से हम क्या कर रहे हैं? मृग के नैन समान जो है, नैन यानी नेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो नेत्रों की समानता या तुलना की गई है मृग से। ठीक है, मृग के नैनों से। तो यहाँ पर जो है आपका उपमान मृग नैन हो गया, नेत्र आपके क्या हो जाएंगे? ये आपका उपमेय होगा। ठीक है, तो कर्म धाराए समास यहाँ पहले और दूसरे पद में इसकी पहचान कैसे की जाती है? जैसे हम तत्पुरुष समास की जब पहचान करेंगे बच्चों, तो वहां पर आपका विशेष एक पद क्या होगा? जब आप उसका विग्रह करेंगे, तो विग्रह करते समय आपको विभक्ति चिन्हों का लोप, और विग्रह करने पर पुनः वो चिन्ह मिल जाएंगे। तो तत्पुरुष समास को जानने से पहले आपको कारक जानना आवश्यक है, कारक के विभक्ति चिन्हों को जानना आवश्यक है। जो कारक के 6 भेद हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध, इनको पढ़ना जरूरी है। उनके विभक्ति चिन्ह आपको पता होंगे तो तत्पुरुष समास समझ में आएगा। इसके बाद कर्मधारय समास की जो विशेष विशेषता है, इसमें एक पद विशेषण या विशेष्य, या फिर एक पद आपका उपमेय और उपमान होता है। तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य जिसकी हम विशेषता बताते हैं। जैसे आम मीठा है, आम यहाँ विशेष्य है क्योंकि आम की विशेषता बताई गई है, और मीठा यहाँ पर आपका विशेषण है। ठीक है, तो विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है, अब जैसे महापुरुष, दो पद हैं महा और पुरुष। विग्रह करने पर महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। तो देखिए पुरुष की विशेषता बताई गई है, कैसा है? तो यहाँ विशेष्य है पुरुष और महा है विशेषण। तो इसमें आपका एक पद विशेषण और दूसरा आपका विशेष्य आ गया। पीतांबर, पीतांबर का मतलब होता है पीला है जो अंबर, पीतांबर पीला है जो अंबर। तो देखिए पीला है जो अंबर, पीतांबर, इसमें एक पद जो है पीत और अंबर, पीतांबर। ठीक है, पीत और अंबर। तो एक विशेषण और दूसरा विशेष्य। प्राण प्रिय, प्राण है जो, प्रिय है जो प्राणों से, यहाँ पर एक विशेष्य और दूसरा विशेषण। और देखिए उपमेय और उपमान, चंद्र वदन, चंद्रमा के समान वदन अर्थात मुख, तो यहाँ पर समानता की गई है मुख की, ये उपमेय है, और ये आपका उपमान है, ये आपका उपमान है, क्योंकि हम मुख की समानता कर रहे हैं, किससे? चंद्रमा से कर रहे हैं, इसलिए आपका मुख है उपमेय और चंद्रमा है आपका उपमान। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल आपका उपमेय और नयन आपका उपमेय हो गया। उपमान कमल, क्योंकि नयनों की समानता किससे की गई है? कमल से की गई है। नेक्स्ट देखें विद्याधन, विद्या रूपी धन, तो यहाँ पर किसको? धन को, विद्या को क्या कहा गया है? धन कहा गया है, यानी विद्या को धन का रूप दिया गया है। ठीक है, इसमें आपका विद्या आपकी क्या है? उपमेय और धन आपका उपमान है। भव सागर, भव रूपी सागर। ठीक है, तो भव उपमेय और सागर आपका उपमान। मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली, मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली, यहाँ पर नेत्रों की तुलना मृग से की गई है। ठीक है, तो दिखेंगे इसे भी, चलिए नोट कीजिएगा।
चलिए, तो यहाँ पर हमने आपको कर्मधारय समास में एक पद आपका विशेषण, और यहाँ पर हमने कर्मधारय समास जिसमें एक पद आपका विशेषण और दूसरा आपका विशेष्य होता है, या उपमेय और उपमान भी यहाँ पर हो सकता है। तो विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम होता है जिसकी हम विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाता है। उपमेय जिसकी हम किसी दूसरे पद से या किसी दूसरे वस्तु से हम क्या करते हैं, समानता करते हैं, उसकी तुलना करते हैं, तो वो उपमेय कहलाता है। और जिससे समानता की जाती है वो आपका उपमान कहलाता है। यहाँ राम आम मीठा है, इसमें आम विशेष्य है और मीठा आपका विशेषण है। इसी प्रकार यहाँ कुछ उदाहरण थे। समस्त पद विशेषण विशेष्य। महापुरुष महान है जो पुरुष, पीतांबर पीला है जो अंबर, प्राण प्रिय प्रिय है जो प्राणों से। उपमेय और उपमान। चंद्रवदन चंद्रमा के समान वदन या मुख, कमल नयन कमल के समान नयन, उपमेय यहाँ पर नयन है, तो एक पद उपमान होगा, दूसरा आपका उपमेय होगा। ठीक है। विद्याधन विद्यारूपी धन, भव सागर भव रूपी सागर, मृग नयनी मृग के समान नेत्र वाली। और अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे दिगु समास। दिगु समास। दिगु समास, इस समास का पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक अर्थात गणना बोधक होता है, तथा दूसरा पद प्रधान है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है। देखो समास में कहा, इसमें संख्या जो इसकी पहचान ही क्या होती है, पहला पद इसका संख्यावाचक होता है या गणना बोधक होता है, और दूसरा पद इसमें प्रधान होगा। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए समस्त पद है नवरत्न, नव का अर्थ नौ से है, नौ रत्नों का समूह, साथ में जो है यहाँ पर वस्तुओं का समूह भी है, क्योंकि संख्यावाचक की हम बात करेंगे तो उसमें संख्या किसी भी वस्तु का क्या होगा, समूह होगा। तो वस्तुओं का समूह या यहाँ पर समाहार जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो नवरत्न नौ रत्नों का समूह, सप्ताह सात आहतों का समूह, त्रिमूर्ति तीन मूर्तियों का समूह, नवरत्न नव यानी नौ रत्नों का समूह, शताब्दी 100 अब्दों या वर्षों का समूह, त्रिभुज तीन भुजाओं का समूह, पंचरात्र पंच अर्थात 5 रात्रियों का समाहार। अपवाद भी है इसका, कुछ समस्त पदों में शब्द के अंत में संख्यावाचक शब्दांश आता है, जैसे पक्षद्वय। इसका एक अपवाद है कि कभी कभी हम कह रहे हैं ना कि पहला पद इसका संख्यावाचक होता है, लेकिन कभी कभी आपके बाद में भी संख्यावाचक आता है, तो ये भी आपका द्विगु समास ही होगा। तो कुछ अपवाद भी हैं। देखिए, जब हम कोई नियम बनाते हैं, कोई परिभाषा लिखते हैं, और कुछ ऐसे अपवाद होते हैं वो उस परिभाषा में फिट नहीं बैठते हैं, तो उसे हम अपवाद करके लिख देते हैं। तो जैसे कि हमने परिभाषा तो लिखी कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, गणना बोधक होता है, और दूसरा पद इसका प्रधान होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं, ये एक अपवाद भी इसमें है। कभी कभी इसमें जो है दूसरे पक्ष में दूसरा जो पद है उसमें संख्यावाचक आ जाता है, जैसे पक्ष द्वय है तो दो पक्षों का समूह है, लेखक द्वय दो लेखकों का समूह। चलिए।
तो दो पक्षों का समूह, इसमें जो है जो आपका संख्यावाचक शब्द है, पद है, वो बाद में आया, दूसरा पद आया। लेखक द्वय, दो लेखकों का समूह। संकलन त्रय, तीन संकलनों का समूह। तो यह आपका द्विगु समास है। द्विगु समास में पहला पद आपका संख्यावाचक होता है या गणना बोधक होता है। चलिए नेक्स्ट देखें। इसके बाद आपका आता है पांचवा द्वंद्व समास। पांचवा आपका द्वंद्व समास। अब बच्चों द्वंद्व समास में, इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, यानी कोई भी पद यहाँ पर प्रधान नहीं होता है। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। समास विग्रह करने पर और, या, अथवा, तथा, एवं आदि लगाते हैं। जैसे रात दिन, रात और दिन, सीताराम, सीता और राम, दाल रोटी, दाल और रोटी। रात दिन, रात और दिन, सीताराम, सीता और राम, दाल रोटी, दाल और रोटी। तो यहाँ द्वंद्व समास की पहचान है, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। और समास विग्रह जब आप करते हैं तो योजक चिन्ह और, या, अथवा, तथा, एवं आदि जो है यहाँ पर लगाते हैं। तो उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं रात और दिन दोनों ही पद प्रधान हैं, कोई भी जो है प्रधान नहीं है, ठीक है ना, दोनों बराबर हैं। रात दिन, सीताराम, दाल रोटी। चलिए समास का अंतिम भेद है। इसके बाद कुछ और उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। माता पिता, माता और पिता, आयात निर्यात, आयात और निर्यात, लाभ हानि, लाभ और हानि या हानि, आना जाना, आना और जाना। चलिए समास का छठवां भेद है बहुब्रीहि समास। तो जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण हो और अन्य पद प्रधान हो और उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर, अर्थात लंबा है उदर, अर्थात पेट जिसका। क्या कहा गया है? जिसमें पूर्व व उत्तर दोनों ही गौण हो, यानी कि दोनों कोई भी प्रधान ना हो, लेकिन इसमें जो है कोई अन्य पद। अब ये अन्य पद क्या होता है? यानी जो उसका शब्दों का अर्थ है उसको छोड़कर एक नया अर्थ यहाँ पर निकाला जाता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर, अर्थात लंबा है उदर जिसका। अब इसमें तीसरा अर्थ क्या हुआ? समस्त पद है घनश्याम, समस्त पद है घनश्याम। ठीक है, घन जैसा श्याम, घनश्याम, घन जैसा श्याम अर्थात कृष्ण। नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका, अर्थात शिव। तो यहाँ पर नीलकंठ आपका, इसमें से कोई भी पद प्रधान नहीं है, लेकिन अन्य जो यहाँ पर अर्थ है, शिव जो है यहाँ पर क्या है, ये आपका प्रधान है।
कृष्ण यहाँ प्रधान है। दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। गजानन, गज के समान आनन अर्थात गणेश। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। हंस वाहनी, हंस है वाहन जिसका अर्थात सरस्वती। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। दिगंबर, दिशा ही है अंबर जिसका अर्थात शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक अन्य अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो प्राय यह देखा जाता है कि कुछ समासों में कुछ विशेषताएं समान पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी उसमें मौलिक अंतर होता है, कुछ न कुछ अंतर होता ही है। ठीक है, चलिए लिखेंगे इसे पहले। चलिए, तो यहाँ पर जो आपका बहुव्रीहि समास है उसमें आपका एक अन्य पद, इसमें न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान, लेकिन एक अन्य पद। अब देखिए, जैसे हमने घनश्याम कहा, विग्रह करने पर इसका अर्थ हुआ घन जैसा श्याम अर्थात कृष्ण। तो यहाँ पर ये कोई भी प्रधान नहीं है, यहाँ पर कृष्ण प्रधान है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव के लिए कहा है। तो इन सभी में आप देखिएगा तो इसकी पहचान करना भी बहुत सरल है, तो इसकी पहचान भी जो है आप कर सकते हैं। चलिए, अब आगे यहाँ पर कहा गया है कि प्राय यह देखा जाता है कि कुछ समासों में, यहाँ पर हमने सभी समास को पढ़ लिया है, समास के 6 भेद हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला अव्ययी भाव समास, फिर आपका तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास आप पढ़ चुके हैं। और अब देखिए क्या कहा गया है, प्राय देखा जाता है कुछ समासों में जो है कुछ विशेषताएं समान पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ न कुछ अंतर होता ही है। समान प्रतीत होने वाले समासों के अंतर को वाक्य में भिन्न प्रयोग के कारण समझा जाता है। कुछ शब्दों में 2 अलग अलग समासों की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। तो यहाँ पर हम कुछ समास जिनमें अंतर जो है बहुत हद तक जिनमें समानता है उनके अंतर को समझेंगे, जैसे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास। ठीक है, देखिए कर्मधारय समास हमने कहा था जिसमें विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय का संबंध होता है, लेकिन बहुव्रीहि में दोनों पक्षों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ प्रधान होता है। जैसे मृग नयनी, मृग के समान नयन, इसमें कर्मधारय समास है। और नीलकंठ, वह जिसका कंठ नीला है, शिव अर्थात शिव अन्यार्थ लिया गया है, ये बहुव्रीहि समास है। तो ये अंतर है दोनों में, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में ये अंतर है। दूसरा आपका बहुव्रीहि व द्विगु समास में अंतर। बहुव्रीहि व द्विगु समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद जो है समूह का बोध कराता है, लेकिन बहुव्रीहि समास में पहला पद जो है संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद से समूह का बोध न होकर अन्य अर्थ का बोध होता है। तो यहाँ पर आपको जो है ऐसा लग सकता है कि दोनों तो एक जैसे ही हैं, क्योंकि इसमें भी संख्यावाचक आया और यहाँ पर भी आपका संख्यावाचक आया। तो यहाँ पर आपको जो है डाउट हो सकता है। तो इसमें एक चीज का ध्यान देना है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समूह का बोध करता है। यहाँ पर समूह और समाहार जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो बहुव्रीहि समास है उसमें पहला पद संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद से समूह का बोध न होकर अन्य अर्थ का बोध कराता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह अर्थात द्विगु समास। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो यहाँ विष्णु के लिए अन्यार्थ आया है, ये बहुव्रीहि समास है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। अब इससे पहले बच्चों आपने संधि पढ़ी है और समास, इन दोनों में क्या अंतर है ये भी हमें जानना चाहिए। तो संधि में 2 वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है,
पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम या आरंभिक ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। जैसे लंबोदर में लंबा शब्द की अंतिम ध्वनि आ और तर शब्द की आरंभिक ध्वनि उ में आ व उ के मेल से ओ ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। इस संधि में दो या दो से अधिक शब्दों की कमी न होकर ध्वनियों का मेल होता है, किंतु समास में जो है लंबोदर का अर्थ लंबा है और उदर जिसका शब्द समूह बनता है। अतः समास में मूलतः शब्दों का योग होता है जिसका उद्देश्य पद में संक्षिप्तता भाषा को कम करना होता है। अब यहाँ पर जो है आपके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको आधा भाव करिए। समास में किसका मेल होता है? ये तो अभी अभी बताया, वर्ण का, शब्द का, ध्वनि का या वाक्य का। जिस शब्द में प्रथम पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि। इसको करें। तीसरा, कारक के आधार पर किस समास के भेद किए गए हैं? तो हमने ये भी पढ़ा है, द्विगु, द्वंद्व, कर्म धारा या फिर तत्पुरुष समास। इसका उत्तर देंगे आप। समस्त पद का किया जाता है, क्या किया जाता है? विच्छेद, विलोप, विग्रह या विचलन। निम्न शब्द का विग्रह करते हुए समास आपको बताना है। यथाशक्ति, दशानन, भला बुरा, नवरत्न, नीलकंठ, आमरण, चंद्रमौली। इन के आप उत्तर लिख करके लाएंगे। ये आपके लिए गृह कार्य है। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने जो समास है और समास के भेद हैं वो हमने पढ़े। साथ में कुछ समास के बीच अंतर भी हमने किया और यहाँ कुछ अभ्यास प्रश्न आपको दिए हैं, इनको आप करके लाएंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।